हेलो, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अधिगम मंत्रा पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नया वीडियो लेकर के, जहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड सभी टॉपिक्स, जहाँ आपको फुल फ्लैग इन्फॉर्मेशन और सिलेबस कराया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई चार्ज नहीं है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कोई कोर्स नहीं बिक रहा, कुछ नहीं बिक रहा, कोई रेफरेंस नहीं है, कोई बुक का सजेशन नहीं है। सिर्फ आप आइए, नोट्स बनाइए, पढ़िए, एंड दैट इज सफिशिएंट। इतना तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने इतना कर लिया और अपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए इसके बेसिस पर, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो पर। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 के MCQ क्वेश्चंस, जहां हमने डिस्कस करे थे जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और वाउचर्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, डबल एंट्री सिस्टम्स मीन्स, दोहरा प्रविष्टि प्रणाली का मतलब क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन टू सेट ऑफ बुक्स, एंट्री ऑफ टू एस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन, टू एंट्रीज इन वन सेट ऑफ बुक्स, या एंट्री इन टू रियल अकाउंट्स। हिंदी में क्या है, पुस्तकों के दो सेट में प्रत्येक लेन देन की रिकॉर्डिंग होती है। तो देखिए, दो सेट में कभी रिकॉर्डिंग नहीं होती, रिकॉर्डिंग जब भी होगी वो एक ही सेट में होगी। ठीक। दूसरा, टू एंट्रीज इन वन सेट ऑफ बुक्स, टू एंट्रीज नहीं, टू एंट्रीज भी नहीं होती हैं। एंट्रीज इन टू रियल अकाउंट नहीं, नॉमिनल भी होते हैं, पर्सनल भी होते हैं। तो दो वास्तविक खातों में प्रविष्टि भी नहीं होती, ऐसा भी नहीं है। पुस्तकों के एक सेट में दो प्रविष्टियां, दो प्रविष्टियां नहीं होती हैं। एक सेट में होती है लेकिन दो प्रविष्टियां नहीं होती है, एक ही प्रविष्टि होती है। प्रविष्टि का मतलब होता है एंट्री। कई बार हिंदी बिल्कुल ही प्योर हो जाती है ना, जर्नल एंट्री। तो इसका मतलब क्या है, अब हमारे पास एक ही आंसर बच रहा है और वो आंसर है आपका एंट्री ऑफ टू एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, दो पहलू होते हैं। एक ऋणी पक्ष होता है, डेबिट साइड होती है, और दूसरा क्रेडिट साइड होता है, धनी पक्ष होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? बी। बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए, गुडविल अकाउंट इज, देखिए हमारे जितने भी नंबर ऑफ अकाउंट्स हैं या नेम ऑफ अकाउंट्स हैं, इन नेम ऑफ अकाउंट्स का जो नेचर है, मतलब वो पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, ये हमें पता होना चाहिए। यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो अगर आपको ये अच्छे से पता होंगे तो आपका क्वेश्चन वो मिस नहीं होगा। जैसे गुडविल अकाउंट इज, ख्याति खाता क्या है? पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, कोई नहीं का तो मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि तीन ही तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। व्यक्तिगत, वस्तुगत है ये, वस्तुगत या वास्तविक खाता, नाम मात्र का खाता, या इनमें से कोई नहीं, ये तो हटा ही दो। तो गुडविल क्या है? ख्याति। ठीक है, तो गुडविल, इसका करेक्ट आंसर क्या है? रियल अकाउंट, क्योंकि गुडविल क्या है? हमारी फर्म की एसेट होती है। फर्म की क्या होती है? एसेट्स। अच्छा, सिर्फ इतना जान लेना काफी नहीं है कि क्योंकि ये एसेट्स है तो इसलिए ये रियल अकाउंट है, ऐसा नहीं है। कुछ अकाउंट्स हमारे ऐसे भी होते हैं जो जिनका नेचर ऑफ तो एसेट होता है, मतलब जाते तो वो एसेट में, लेकिन उनका जो नेचर होता है वो रियल नहीं होता, वो अलग होता है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ख्याति अगर आ रहा है तो नाम मात्र के खाते, सॉरी, अगर ख्याति आपका आ रहा है तो वस्तुगत या वास्तविक खाते, रियल अकाउंट, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ो। ड्राइंग अकाउंट, आहरण खाता, व्यक्तिगत होता है, वास्तविक होता है, नाम मात्र का होता है, नन ऑफ द अबव का कोई ऑप्शन नहीं होता इसमें। तो अगर हम ड्राइंग की बात करेंगे तो क्या होता है? ड्राइंग क्या है? ड्राइंग व्यक्तिगत होती है। व्यक्ति अपने जब व्यक्तिगत खर्चों के लिए जब व्यापार से धन या वस्तु निकालता है, मतलब अमाउंट कैश या गुड्स निकालता है, तो उसको ड्राइंग कहा जाता है। तो ये व्यक्ति के नाम से होती है, तो इसलिए इसको व्यक्तिगत खाता कहा जाता है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? हमारे गलत हो जाएंगे, सीधी बात। ठीक, चलिए। कैपिटल अकाउंट इज, पूंजी खाता क्या है?
नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो एक बात तो तय हो गई कि ये व्यक्तिगत खाता होता है। क्या होता है ये? व्यक्तिगत खाता होता है। अब क्योंकि ये व्यक्तिगत खाता होता है तो इसका मतलब ये है कि हमें केवल इन तीनों, और व्यक्तिगत खाते जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, मतलब जो पर्सनल अकाउंट होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, नेचुरल, प्राकृतिक, आर्टिफिशियल, कृत्रिम, रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते। तो अब इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर जो सही होगा वो होगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते। जैसे आपने सुना होगा राम्स कैपिटल अकाउंट। तो राम कौन है? नेचुरल है। नाम कौन है? नेचुरल। ज्यादातर नेचुरल होते हैं। ठीक, चलिए एक सेकेंड। अच्छा, ये 4th है। ये क्या है? 4th क्वेश्चन है, वही देखा था। 3rd, 4th, 5th। इनमें से पर्सनल अकाउंट कौन सा है? सेल्स अकाउंट, गुडविल अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट या एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट? व्यक्तिगत खाता। तो व्यक्तिगत खाते का उदाहरण क्या है? बिक्री खाता, ख्याति खाता हमने भी करा था, ख्याति खाता हमने भी करा था, रियल अकाउंट, वस्तुगत खाता या वास्तविक खाता, ये तो हमने भी करा था। तो ये तो नहीं होगा, ये तो कट गया, क्योंकि ये तो क्या होता है? रियल अकाउंट होता है। इंटरेस्ट अकाउंट जो होता है, ब्याज खाता जो होता है, और एक सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो इसका मैं करेक्ट आंसर बता रहा हूं। अब करेक्ट आंसर मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सवाल है इसमें। तो करेक्ट आंसर होगा अर्जित ब्याज खाता है, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट। नेचर क्या है? रिप्रेजेंटेटिव। पर्सनल अकाउंट। ठीक है, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता, अभी हमने पढ़ा था। अब सवाल क्या क्या है वो सुन लीजिए। पहला सवाल, सेल्स अकाउंट का नेचर क्या है? इंटरेस्ट अकाउंट का नेचर क्या है? ठीक है, ये 2 सवाल है। दूसरा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट किसका पार्ट है? ठीक है, कौन से टाइप ऑफ अकाउंट का पार्ट है? ये 3 सवालों के जवाब पहला, दूसरा और तीसरा फटाफट से कमेंट बॉक्स में डालिए तुरंत। 6th, जर्नल इज अ बुक ऑफ। जर्नल कैसी एक पुस्तक है? ओरिजिनल एंट्री की, फाइनल एंट्री की, कैश ट्रांजैक्शन या नॉन कैश ट्रांजैक्शन? मूल प्रविष्टि, अंतिम प्रविष्टि, नगद लेन देन या गैर नगद लेन देन? तो कैसी बुक है ये? देखिए, फाइनल एंट्री तो होती नहीं है क्योंकि जर्नल है। जर्नल में कैश और एक्रूड दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं, कैश और नॉन कैश। तो ये इसमें केवल ना ही नॉन कैश। तो ये 3 क्या हो गए? गलत हो गए। तो एक ही आंसर बच रहा है आपका, मूल प्रविष्टि, ओरिजिनल बुक। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ये भी हमने डिस्कस किया था। तो ये आपका क्या है? कमेंट करिए। और आपको केवल यही कमेंट नहीं करना है, आपको ये भी कमेंट करना है कि बैंक अकाउंट का नेचर क्या होता है, ड्राइंग अकाउंट का नेचर क्या होता है, आउटस्टैंडिंग का नेचर क्या होता है और दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या होता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में डालना है। ठीक है, तो आप देखिए, इनसे पता चलता है कि हमारी जो नॉलेज है या हमने जो स्टडी करी है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितना हम उन चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो अगर आपने इन सब चीज़ों को करा होगा, इनके बारे में पढ़ा होगा, तो आपको इन सब के आंसर्स क्या होंगे? पता होंगे। फटाफट से इसको कमेंट में डालिए, ये आपका कमेंट के लिए है, आपका सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। चलिए, नो एंट्री इज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। निम्न में से बही खातों में कोई प्रविष्टि नहीं की जाती। किसकी नहीं की जाती है? ट्रेड डिस्काउंट की, कैश डिस्काउंट की, डिस्काउंट अलाउड की या डिस्काउंट रिसीव्ड की? व्यापारिक छूट, नगद छूट, छूट की अनुमति मतलब छूट प्राप्त। ठीक है, छूट की अनुमति मतलब छूट दे देना, डिस्काउंट अलाउ करना। ठीक है, तो इनमें से इसका क्या करेक्ट आंसर है साहब? आपने पढ़ा होगा कि जो ट्रेड, आपने डिस्काउंट पढ़ा था,
आपने डिस्काउंट पढ़ा होगा, और डिस्काउंट का दो पार्ट्स में क्लासिफिकेशन होता है, ट्रेड और कैश डिस्काउंट। और आपने इसमें एक चीज़ पढ़ी थी, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते और इसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो आंसर आपके सामने, कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है, डिस्काउंट अलाउड को रिकॉर्ड किया जाता है। तो क्या पूछ रहा है, नो एंट्री, तो इसकी तो एंट्री होती है, इसकी भी एंट्री होती है, इसकी भी एंट्री होती है, तो ये तीनों तो कट गए। क्या बचा, व्यापारिक छूट। व्यापारिक छूट की कोई एंट्री नहीं होती। चलिए, विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड ऑन गिविंग द गुड्स एज चैरिटी, दान के रूप में सामान देने पर कौन सा खाता जमा किया जाता है। जमा का मतलब होता है धनी, जमा का मतलब होता है धनी। क्रेडिट कौन सा किया जाता है, परचेज अकाउंट नहीं। चलिए, ड्राइंग अकाउंट, सेल्स अकाउंट, चैरिटी अकाउंट, खरीद खाता, आहरण खाता, बिक्री खाता या चैरिटी खाता, बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। एक सेकेंड, खरीद खाता मतलब क्रय खाता, खरीद का मतलब क्या होता है, क्रय खाता, आहरण खाता, बिक्री खाता या चैरिटी खाता। देखिए चैरिटी दी है, तो चैरिटी हमारे लिए क्या है, खर्चा है। अब यहां पर कहीं कैश तो है नहीं, तो इसका मतलब यहां पे गुड्स जाएगा, और गुड्स किसके लिए क्या जाएगा, परचेज अकाउंट। तो इसका मतलब क्रेडिट क्या हो रहा है, क्रय खाता। तो करेक्ट आंसर विल बी परचेज अकाउंट, क्रय खाता। क्लियर है वाली बात। अब आपके लिए वापस से एक सवाल है, आप मुझे कमेंट कीजिए कि कौन कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जिनमें परचेज अकाउंट क्रेडिट हो सकता है। जैसे एक तो चैरिटी, और बाकी कौन सी टर्म्स हैं जिनमें जो हमारा परचेज होता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ऐसी दो टर्म्स फटाफट से मुझे लिख करके दीजिए, अभी पता तो चले कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए देखिए, ये जो भी मैं आपको सेल्फ असेसमेंट टेस्ट दे रहा हूँ एक तरह से, ये आपकी नॉलेज चेक करने के लिए, आपकी इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। आप जितना ज़्यादा इंगेज होंगे, जितना ज़्यादा आप अच्छे से पढ़ेंगे, उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होंगी हमारी ग्रो करने की। हमारा मेन मोटिव है एजुकेट होना, है ना, पढ़ना लिखना, ये हमारा मेन पर्पज़ है। अपनी नॉलेज को स्केल करना हमारा मेन मोटिव है, ठीक है। तो और वो तभी होगा जब हम उसमें अपना 100% देंगे, और 100% देने का मतलब है कि पूर्ण रूप से हमें वहाँ पर होना जहाँ जो हम कर रहे हैं। अगर हम बुक पढ़ रहे हैं तो बुक में आप 100% हो, उसके बाद फिर दिमाग में कुछ नहीं चलना चाहिए। अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो केवल और यूट्यूब पर रहने चाहिए ना, तो अपना 100% देना है। वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू मशीन विल बी डेबिटेड टू। देखिए मैंने आपसे कहा था, अगर किसी संपत्ति के खरीदते समय कोई खर्चा किया जाता है उपरोक्त संपत्ति पर, तब उस खर्चे को संपत्ति में जोड़ दिया जाता है। The expenses which incurred on the asset at the time of the purchase of asset, then the same will be added to the asset account. So the question is, wages paid for the installation of a new machine will be debited to। एक नई मशीन की स्थापना के लिए किए गए भुगतान की जाने वाली मजदूरी को डेबिट किया जाएगा। तो आंसर ही आ गया भाई आपका। हाँ सॉरी, एक मशीन की स्थापना करी है तो उसमें जो मजदूरी है उसको क्या किया जाएगा,
डेबिट किया जाएगा मजदूरी खाते में, वेजेस अकाउंट में, रिपेयर अकाउंट में, मशीनरी अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में। तो आपको पता ही चलेगा होगा खैर, मजदूरी खाता, मरम्मत खाता, मशीनरी खाता या पूंजी खाता। वैसे सच बताओ तो मुझे पता है कि आपको इसका आंसर पता होगा, बहुत स्मार्ट बच्चे हो। तो द करेक्ट आंसर विल बी वेजेस। नहीं हो सकता, रिपेयर का कोई बात ही नहीं चल रही, वेजेस चल रही है। कैपिटल से इसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, तो केवल एक ही आंसर हमारे सामने बचता है मशीन। क्यों? क्योंकि मशीन पर अब जैसे सपोज करो 1 अक्टूबर 2022 मैंने एक मशीन परचेज करी और सेम डेट को मैंने वेजेस पे करी, और फिर 15 फरवरी 2023 को मैंने फिर वेजेस पे करी हैं। तो ये 50,000 है, ये 5,000 है और ये 7,000 है, 7,000 सॉरी। तो मशीन की कॉस्ट कितनी मानी जाएगी? मशीन की कॉस्ट मानी जाएगी 55,000। कितनी मानी जाएगी? 55,000। दिस वन इज नॉट इंक्लूडेड इनटू दैट अकाउंट, दिस विल इज ट्रीटेड एज वेजेस। तो ये मजदूरी खाते में ही क्या होगा? डेबिट होगा। चलिए आगे बढ़ते, सॉरी। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड शुड बी डेबिटेड टू। आपने रेंट पे किया, आपके पास से क्या गया? रेंट। खत्म कहानी। अगर आपको जर्नल एंट्री आती है तो कितना आसान होता है ना इन सब चीजों को करना। सेलिंग ओल्ड न्यूज़पेपर द अकाउंट क्रेडिटेड शुड बी। अच्छा एक बात मुझे बताइए, न्यूज़पेपर होते हैं, एक तो आप न्यूज़पेपर बेच रहे हो और एक आप गुड्स सोल्ड कर रहे हो। जैसे अगर मैं कहूँ कि जैसे सपोज करो आपकी ज्वेलरी शॉप है, तो एक तो आपने पिछले महीने के कुछ न्यूज़पेपर जो लगभग 10 kg बैठ रहे थे उन्हें 100 रुपये में बेच दिया, और एक उसी समय आपने एक नेकलेस बेचा जिसकी वर्थ कितनी है? 50,000। जिसकी वर्थ कितनी है? 50,000। तो आपके लिए इनमें से मटेरियल क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, आप खुद बताइए। जाहिर सी बात है ये आपके लिए क्या है? ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप इसको लिखोगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में आप किसको लिखोगे? इसको लिखोगे। ये आपके लिए जनरल है। क्या है? आपके लिए जनरल है। तो क्या इसका अलग से लेखा करोगे? नहीं। तो इसको आप फिर किस में क्रेडिट करोगे? क्रेडिट तो करना है क्योंकि इनकम हुई है, तो सेल्स तो हम कर नहीं रहे, तो विक्रय तो खत्म हो गया। गुड्स से इसका कोई लेना देना नहीं है क्योंकि माल तो ये है। कैश क्रेडिट होगा नहीं क्योंकि सेल हो रही है। कैश क्रेडिट होगा नहीं क्योंकि क्या हो रही है? सेल हो रही है। तो क्रेडिट होगा क्या? मिसलेनियस अकाउंट, विविध खाता। क्या क्रेडिट होगा? विविध खाता। चलिए, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000। ये मैंने, अगर आपने पीछे सही से पढ़ा होगा तो मैंने इस तरह का एक इलस्ट्रेशन आपको कराया है डिस्काउंट में। और अगर आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं तो आप प्लीज़ करके पीछे वाले वीडियोस देखिए ताकि आपका एक रूटीन सेट हो सके। ठीक है, तो लिस्ट प्राइस कितना है सर? 50,000 का। लिस्ट प्राइस को सूची मूल्य कहते हैं। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? लेस। ट्रेड डिस्काउंट 20%। तो 20% ऑफ 50,000 कितना होता है? 20% ऑफ 50,000 20,000, 10,000 सॉरी, कितना? 10,000। तो आपके पास आप वो माल कितने का बेच रहे हो? 40,000 का बेच रहे हो। 50,000 का माल था तो 50,000 लिस्टेड था, आपने उस पर 20% का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, तो माल कितने का बचा? 40,000 का जो आप बेच रहे हो जिस प्राइस पर। एंड रिसीव्ड 3% कैश डिस्काउंट, और उस पर आपने कैश डिस्काउंट रिसीव करा 3%। 3% का मतलब होता है 1,200 रुपये। ठीक है भाई, आप सामान खरीदने के लिए गए,
आपने उसका प्राइस टैग देखा, तो जब आपने उसका प्राइस टैग देखा तो आपने देखा कि उस पर 50,000 रुपये लिखे होंगे। दुकानदार ने कहा कि सर इस पर या मैम इस पर 20% का ऑफ है। तो आपने हिसाब लगाया कि 50,000 का 20% होता है 10,000, तो इसका मतलब ये मुझे कितने का पड़ेगा, 40,000 का पड़ेगा। क्लियर है बात। फिर आपने उस पर कैश डिस्काउंट लिया, कितना परसेंट, 3%। तो 40,000 का 3% क्या होता है हमारा, 1,200 रुपये। तो अल्टीमेटली ये सामान आपको कितने का पड़ेगा, 38,800 रुपये, 38,800। अब पूछ क्या रहा है वो देखते हैं। अमाउंट क्रेडिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट। देखिए अमाउंट क्रेडिट क्या होगी डिस्काउंट अकाउंट में। अब दो डिस्काउंट हैं, एक तो ये है और एक ये है। तो मैंने आपको बताया था कभी भी ट्रेड डिस्काउंट का बुक ऑफ अकाउंट में लेखा नहीं होता है। किसका लेखा होता है, कैश डिस्काउंट का। तो 1,200 रुपये तो करेक्ट आंसर ये हो गया। कितने रुपए का माल खरीदा, 38,800 रुपये का। ट्रेड डिस्काउंट कितने का लगा, 50,000 का। सिंपल कहानी है। तो कई क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, तो वो आपको बताना है। ठीक है। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, कौन सा अकाउंट जो होगा वो क्रेडिट होगा। ठीक है। तो इसकी जो एंट्री बनेगी वो ये बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। तो आपने परचेज किया है कितने का, 40,000 का। पेमेंट आपने कितने का किया है, 38,800 का। और आपने डिस्काउंट कितने का रिसीव करा है, 1,200 रुपये। क्लियर। लेजर फोलियो कॉलम इन द जर्नल इज फिल्ड एट द टाइम ऑफ। जब हम रोजनामचा तैयार करते हैं तो खाता पृष्ठ संख्या जो होती है वो किस समय भरी जाती है। जब रोजनामचा तैयार करो, देखो रोजनामचा तो आप तैयार कर ही रहे हो तो उस वक्त तो लिखी नहीं जाएगी, सीधी सी बात है। जब शेष निकाल रहे हो, शेष निकालते वक्त का इसका कोई लेना देना नहीं है, तलपट नहीं, उस वक्त हम ये काम कर चुके होते हैं। तो एक ही आंसर बच रहा है, खतौनी करते हुए। तो जैसे जैसे हम खतौनी करते जाएंगे वैसे वैसे हम जो है खाता पृष्ठ संख्या रोजनामचे के सामने भरते चले जाएंगे। क्लियर है। चलिए, व्हाट शैल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल। यहां से कैपिटल आपसे पूछा है। कैश की वैल्यू दी हुई है 5,000, फर्नीचर आपको दिया हुआ है 12,000, स्टॉक आपको दिया हुआ है 30,000 और क्रेडिटर्स आपको दिए हुए हैं 6,000। तो इधर की साइड का टोटल कितना आ रहा है, 47,000। तो इस साइड का भी टोटल कितना होना चाहिए, 47,000। क्रेडिटर कितने के हैं, 6,000 के। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो कैपिटल है वो कितने का होना चाहिए। तो देखिए नहीं रहा, लाइट पेन लेना पड़ेगा, 41,000 का। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। $5,000 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। मोहन से पैसा आया, हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ अ बेड इन द प्रीवियस ईयर। ये कोई व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, मोहन है। इसको हमने लास्ट ईयर 21-22 में कुछ माल बेचा था और इस पर बकाया रह गया था। क्या रह गया था, इस पर बकाया रह गया था। तो जब इस पर बकाया रह गया था, है ना, तो जब इस पर बकाया रह गया था तो कहाँ गया, ये रहा। तो जब इस पर बकाया रह गया था तो इसका जो हमने अकाउंट था वो क्या कर दिया, बैड डेप्ट कर दिया। क्या कर दिया, बैड डेप्ट कर दिया, है ना। तो बैड डेप्ट क्लियर है। अब इस साल 2022-23 में इनका जो हमने बैड डेप्ट किया था अकाउंट, इनका ज़मीर जागा और इन्होंने कहा कि नहीं साहब, ऐसे किसी के पैसे नहीं मारते। तो उन्होंने अपना जो बैलेंस था 5,000 उसका पेमेंट कर दिया। तो आपको क्या हुआ, आपका जो डूबा हुआ पैसा था, डूबत ऋण था,
क्या था, डूबत ऋण था, वो क्या हो गया, प्राप्त हो गया। इसको बोलते हैं बैड डेब्ट रिकवरी, अशोध्य ऋण वसूल खाता। बताइए, क्लियर है? चलिए, रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स हाउस पेड फ्रॉम अकाउंट ऑन कैश विल, मालिक के घर का किराया यदि नगद खाते से भुगतान किया जाता है तो लाभ कम होगा, लाभ बढ़ जाएगा, व्यापार की पूंजी को कम कर देगा, मतलब जो बिजनेस है उसकी कैपिटल को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, या नगद के साथ, रोकड़ के साथ साथ जो पूंजी है उसको भी क्या कर देगा, कम कर देगा। देखिए, रेंट क्या है हमारा, एक्सपेंस है, एक्सपेंस को क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं, तो टू क्या हो जाएगा, क्रेडिट में कैश, तो एंट्री बन गई रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। एक्सपेंस का इंपैक्ट किस पर पड़ता है साहब, कैपिटल पर पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर खर्चा होगा तो कैपिटल क्या होगी, कम होगी, क्योंकि पैसा आपके पास से जा रहा है तो पैसा भी क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपकी कैपिटल भी कम हो रही है, क्योंकि इसका इंपैक्ट प्रॉफिट पर पड़ रहा है, और आपकी एसेट भी कम हो रही है, दोनों कम हो रहे हैं। तो ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, नगदी के साथ साथ व्यवसाय की पूंजी को कम करेगा। चलिए, When a firm maintain a cash book, it need not to maintain, जब कोई फर्म रोकड़ बही तैयार करती है तो इसे बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होती। तो इनमें से किन चीज़ों को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होती है, जर्नल प्रॉपर बनाया जाता है, तो ये तो गलत हो गया। परचेज बुक क्रय बही, ये भी बनाया जाता है, ये भी गलत हो गया। सेल्स बुक, ये भी बनाया जाता है, ये भी गलत हो गया। तो क्या बचा, आपको अलग से कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों, क्योंकि कैश बुक में ही जो 2 कॉलमन वाली कैश बुक होती है उसमें हमारे ये दोनों अकाउंट आ जाते हैं, कैश और बैंक, कैश और बैंक। गुड्स सोल्ड फॉर कैश आर रिकॉर्डेड इन द, गुड्स सोल्ड फॉर कैश आर रिकॉर्डेड इन द, जो आपने नगद में माल बेचा उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, नगदी के लिए बेचे जाने वाले सामान या माल को निम्नलिखित में दर्ज किए गए हैं। सेल्स बुक में क्रेडिट सेल जाती है, गलत हो गया। कैश बुक में हो सकता, सेल्स रिटर्न का कोई लेना देना नहीं है, और पिटी कैश बुक इसमें है नहीं, तो एक ही बचता है सब आपका कैश बुक। नगद जितने भी लेखे होते हैं वो सब किस में जाते हैं, हमारे कैश बुक में। क्लियर है? चलिए, द बैलेंस ऑफ बैंक कॉलमन ऑफ कैश बुक ऑलवेज शोज अ डैश बैलेंस। अच्छा, एक चीज तो आपको हर अकाउंट का नेचर और उसका क्या बैलेंस होता है, तो ये भी हमने क्या करा है, डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर्स में। तो आप एक बार जाइए प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए ताकि आपको पता चल सके कि कौन सी चीजें डेबिट होंगी और किसका बैलेंस क्रेडिट होगा। रोकड़ बही के बैंक कॉलम का शेष हमेशा शेष दिखाता है, डेबिट नहीं, क्रेडिट नहीं, आइदर डेबिट और क्रेडिट। हाँ, आप मुझे आप बताइए, रोकड़ बही के किस कॉलम का शेष हमेशा डेबिट दिखाता है? या एक सवाल तो ऐसे भी बन सकता है, इसका जवाब दे दो। या रोकड़ बही के जो रोकड़ कॉलम होता है, कैश का कॉलम होता है, उसका जो शेष होता है वो कैसा होता है, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट या क्रेडिट, जो आप चाहें। उत्तर इन्हीं में ही है, मैंने बता दिया। चलिए, कमेंट कीजिए तुरंत। डिस्काउंट कॉलमन ऑफ कैश बुक इज, कैश बुक का डिस्काउंट कॉलम है, टोटल्ड किया जाता है लेकिन बैलेंस नहीं किया जाता, उसका बैलेंस नहीं निकाला जाता, ना तो उसका टोटल किया जाता है और ना उसका बैलेंस निकाला जाता है। उसकी अमाउंट को बैंक में डिपॉजिट कर दिया जाता है या उसको ओवरड्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। सेम, जो डिस्काउंट कॉलम है उसका योग करते हैं लेकिन शेष नहीं करते, ना तो योग करते हैं ना शेष करते हैं, बैंक में राशि जमा कर देते हैं, या वो अधिविकर्ष कहलाता है, ओवरड्राफ्ट कहलाता है। देखिए, करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए जो हमारा डिस्काउंट कॉलमन होता है, मतलब छूट,
उसको टोटल तो किया जाता है लेकिन कभी भी उसका बैलेंस नहीं निकाला जाता, उसके टोटल को एज इट इज ही लेजर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्लियर है? चलिए, ट्रांजेक्शन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक डिपॉजिट। कैश बुक रोकड़ बही का जो बैंक कॉलम का क्रेडिट साइड पर लेन देन दर्शाता है, मतलब आपकी कैश बुक है, ये आपकी क्रेडिट साइड है और ये आपका बैंक कॉलम है। बताइए मुझे, यहाँ पर आप जो रिकॉर्ड करोगे वो किन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे? अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक, अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, बोथ हैव लेजर फोलियो कॉलम, या ऑल ऑफ द अबव? बताइए यहां से आप क्या लिखोगे? इसका मतलब होता है, देखिए यहां पर आप क्या लिखेंगे, यहां पर आप लिखेंगे अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाली गई राशि। क्या लिखेंगे यहां से आप? बैंक से निकाली गई राशि। क्लियर है ये वाली बात? यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी? अच्छा, एक चीज समझिए जरा कि आप मुझे ये बताइए कि ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, ये क्वेश्चंस आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट साबित हो रहे हैं, कितने रिलेवेंट लग रहे हैं, और दूसरी बात आप मुझे बताइए कि क्या ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बैड डेप्ट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक इन। जो बैड डेप्ट होता है वो रिकॉर्ड किया जाता है कैश बुक में। मतलब बैड डेप्ट मतलब डूबत ऋण को रोकड़ बही में दर्ज किया जाएगा। कैश कॉलम ऑन क्रेडिट साइड, बैंक कॉलम ऑन क्रेडिट साइड, डिस्काउंट कॉलम ऑन क्रेडिट साइड, या नन ऑफ द अबव। रोकड़ खाने के क्रेडिट पक्ष में, क्रेडिट साइड का जो रोकड़ का कॉलम होता है, या क्रेडिट पक्ष का जो बैंक कॉलम होता है, या क्रेडिट पक्ष का जो छूट का खाता होता है, छूट का कॉलम होता है, या अपने से कोई नहीं? बताएं। इनमें से सब गलत है। करेक्ट आंसर विल बी नन ऑफ द अबव। क्लियर? बैड डेप्ट जर्नल प्रॉपर में जाता है। ट्रेड डिस्काउंट अलाउड विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक इन। ट्रेड डिस्काउंट को हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। कैश कॉलम ऑन क्रेडिट साइड, डिस्काउंट कॉलम ऑन डेबिट साइड, डिस्काउंट कॉलम ऑन क्रेडिट साइड, या नन ऑफ द अबव। तो मैंने तो आपको बताया था इसका लेखा नहीं होता है, तो ना तो ये सही होगा, ना ये सही होगा, ना ये सही होगा। तो सही आंसर क्या होगा? नन ऑफ द अबव। चलिए, पिटी कैश बुक खुदरा रोकड़ वही का शेष, सीधा सीधा आंसर है एसेट। ये तीनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। देखिए, खर्चा है नहीं उसका क्योंकि बैलेंस बच रहा है। प्रॉफिट ये होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारा ही पैसा है। तीसरा, किसी पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है तो लाइबिलिटीज नहीं होगा, दायित्व नहीं होगा। कैश बुक इज अ टाइप ऑफ डैश बट कैन बी ट्रीटेड एज डैश ऑफ अकाउंट। रोकड़ बही निम्न का एक प्रकार है लेकिन इससे खाते के डैश के रूप में माना जा सकता है। सब्सिडरी और प्रिंसिपल बुक, प्रिंसिपल बुक सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक सब्सिडरी बुक, प्रिंसिपल प्रिंसिपल बुक। सहायक पुस्तक या प्रधान पुस्तक, प्रधान पुस्तक या सहायक पुस्तक, सहायक पुस्तक या सहायक पुस्तक, प्रधान पुस्तक या प्रधान पुस्तक। बताइए, कैश बुक इज अ टाइप ऑफ। कैश बुक किसका टाइप है? सब्सिडरी बुक का टाइप है। बोलिए, कैश बुक किसका टाइप है? सब्सिडरी बुक का टाइप है। लेकिन इसको कैसे ट्रीट करते हैं हम? प्रिंसिपल बुक की तरह। तो ये करेक्ट आंसर है। क्लियर कहानी? चलिए, डेबिट नोट इश्यूड आर यूज टू प्रिपेयर। डेबिट नोट किस लिए इशू किए जाते हैं? क्या प्रिपेयर करने के लिए इनको जारी किया जाता है? परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, परचेज बुक, सेल्स बुक। क्रय वापसी, विक्रय वापसी, क्रय बही, विक्रय बही। बताइए, आंसर दीजिए। डेबिट नोट याद रखिए, डेबिट परचेज, डेबिट परचेज, ये तीनों गलत हो जाएंगे। डेबिट परचेज क्या याद रखना है? डेबिट परचेज। डैश इज नॉट अ सब्सिडरी बुक। इनमें से कौन सी सब्सिडरी बुक नहीं है? सहायक पुस्तक नहीं है। क्रय वापसी बही, देबिल बही, खाता बही, या विक्रय बही। परचेज रिटर्न बुक्स, बिल पेबल बुक, लेजर, या सेल्स बुक। बताइए। तो ये भी हमारी बुक है, ये भी हमारी बुक है, और ये भी हमारी बुक है। क्या बुक नहीं है? ये वाली हमारी बुक नहीं है। तो करेक्ट आंसर भी हमारा क्या होगा? सी होगा। रिकॉर्डिंग इज मेड इन परचेज बुक। परचेज बुक में हम किसकी रिकॉर्डिंग करते हैं या कैसे लेखा किया जाता है?
ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद, ट्रेड डिस्काउंट को ऐड करने के बाद, कैश डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद या कैश डिस्काउंट को ऐड करने के बाद, व्यापारिक छूट काटने के बाद, व्यापारिक छूट जोड़ने के बाद, नगद छूट काटने के बाद या नगद छूट जोड़ने के बाद। क्रय बही में लेखा कैसे किया जाएगा बताइए जल्दी। क्रय बही में जो लेखा किया जाता है, मैंने आपको बताया था क्रय बही में, अभी हमने इसका क्वेश्चन भी करा था पीछे, अगर आपने नहीं देखा तो रिवाइंड करके देखिएगा। क्रय बही में हमने डिस्कस करा था कि ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें हमने परचेज में रिकॉर्ड किए थे कितने, 40,000 रुपए। बोलिए याद आ गई आपको। चलिए तो करेक्ट आंसर विल बी दिस, परचेज अमाउंट इज रिकॉर्डेड। देखिए यहां पर क्या था, परचेज बुक था, यहां पर क्या है, परचेज अमाउंट है, दोनों में अंतर है, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, आफ्टर एडिंग सेल्स टैक्स, आफ्टर एडिंग कैरेज चार्जेस ईटीसी पेड बाय द सेलर या ऑल ऑफ द अबव। बताइए व्यापारिक छूट काटने के बाद, बिक्री कर जोड़ने के बाद, विक्रेता द्वारा भुगतान किए गए वाहन व्यय आदि जोड़ने के बाद या ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त में से सभी। जी उपरोक्त में से सभी, एक्चुअल परचेज हमारी यही कहलाएगी। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी। आप पहले इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे, फिर इसमें सेल टैक्स जोड़ोगे, फिर इसमें जो कैरेज आपका वाहन व्यय लगा है आप उसे जोड़ोगे, फिर उसके बाद जो आपका कॉस्ट आएगा वो आपकी क्या होगी, परचेज अमाउंट होगी, क्रय राशि होगी कि हाँ इतने का सामान मुझे पड़ा है। जैसे क्लियर है, जैसे आप कोई भी सामान खरीदने के लिए गए तो उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, उसमें वो सेल्स टैक्स ऐड करेगा, जीएसटी, सेल्स टैक्स की जगह लिख लीजिए जीएसटी, ठीक है ना, जीएसटी को ऐड करेगा। उसके बाद क्या करेगा, वो आपके घर पर डिलीवरी कराएगा, तो उस डिलीवरी का चार्जेस दुकानदार नहीं देगा, कौन देगा, आप दोगे, ठीक है ना, या सेलर भी दे देता है, तो एक ही बात है, अल्टीमेटली वो ऐड ऑन होगा। वो क्या होगा, ऐड ऑन होगा, ठीक है ना, वो ऐड होगा। उसके बाद आपके घर पर आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि साहब कितने का पड़ा, तो आप सारा बिल लगा लुगू के जोड़ जाड़ के उसके बाद बताएंगे कि ये प्रोडक्ट मुझे इतने का पड़ा। आज हमारे क्वेश्चंस यहीं तक हैं, बाकी का इसका एक और सीरीज है वो हम करेंगे कल डिस्कस। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए अधिगम मंत्रा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक वीडियो को और शेयर और कमेंट तो फटाफट से कीजिए, जो जो आपने देखे हैं और जो जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे वो सभी आपको कमेंट्स करने हैं, जरूर करने हैं प्रायोरिटी के साथ। ख्याल रखिए, खुश रहिए, बने रहिए अधिगम मंत्रा के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। और हाँ मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।